के साथ मैं दीपेश बरगले। चले खबरों की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर का जिक्र करते हैं। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में एक बैंक घोटाले में जुड़े हुए मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। ईडी की टीम करीब 12 स्थानों पर छापामार कार्रवाई कर रही है। भोपाल नागरिक सहकारी बैंक के करीब 111 करोड़ रुपए के फर्जीवाड़े की तफ्तीश में ईडी की टीम जुटी हुई है। राज्य में पहले आर्थिक अपराध शाखा की टीम ने तफ्तीश करने के लिए मामला दर्ज किया था। आर्थिक अपराध शाखा यानी कि ईओडब्ल्यू के दर्ज एफआईआर को आधार बनाते हुए ईडी ने भी मामला दर्ज कर लिया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रखे गए। ईडी के रडार पर भोपाल सहकारी बैंक से जुड़े हुए कई अधिकारी हैं। करीब 111 करोड़ रुपए के डिफॉल्टर कंपनी आईएलएफएस में निवेश करने की जांच अब एजेंसी के द्वारा की जाएगी। जांच एजेंसी के रडार पर तत्कालीन एमडी और उपायुक्त आरएस विश्वकर्मा और शाखा प्रबंधक सुभाष शर्मा, अनिल भार्गव और आरएस सूद भी हैं। जांच एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक एक डिफॉल्टर कंपनी आईएलएफएस में करीब 111 करोड़ रुपए जमा करवाए थे। पिछले साल 7 जून, 9 अप्रैल, 16 अप्रैल और 26 अप्रैल का ये पूरा मामला है। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, अब किस तरह से ये पूरी कार्रवाई आगे बढ़ने वाली है? निश्चित तौर पर देखिए, इस मामले में शुरुआती जांच जो है राज्य सरकार की आर्थिक अपराध शाखा जो है वो कर रही थी। लेकिन जब इस मामले की जांच में पाया गया कि इसमें बहुत बड़ा जो एक फर्जीवाड़ा है उसको अंजाम दिया गया है, लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने इस मामले को दर्ज किया है। और शुरुआती तौर पे ये पाया था कि 111 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जो है एक डिफॉल्टर कंपनी, यानी कि जो कंपनी ऑलरेडी बंद हो चुकी है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, उसको सरकारी खाते में बकायदा वो डिफॉल्टर घोषित हो चुकी है, तो उसमें उस पैसे को डाला गया। तो इसमें उस बैंक से जुड़े हुए कई जो अधिकारी हैं वो रडार पर थे हैं और उसके खिलाफ जो है बकायदा अब जांच शुरू हो चुकी है। तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि इस मामले में जल्द ही कई लोगों की गिरफ्तारियां भी संभव है। और जिस तरह से बकायदा इस मामले को अंजाम दिया, इस मामले में कौन कौन से वो आरोपी हैं जिसने पूरे इस फर्जीवाड़े को अंजाम दिया है, तो निश्चित तौर पे उनके खिलाफ जो है आगे काफी गंभीरता से जांच की जाएगी और उसकी गिरफ्तारी भी संभव है। शंकर, इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में कई बड़े लोगों पर भी कार्रवाई हो सकती है, वो भी इसके शिकंजे में आ सकते हैं। दीपेश की बहुत बड़ी रकम होती है। हालांकि अभी शुरुआती तौर पे ये पता चला, एक जो ट्रांजैक्शन के बारे में पता चला, और जब इस मामले की पड़ताल की जाएगी तो निश्चित तौर पे आगे जैसे तफ्तीश का दायरा बढ़ता जाएगा, कई और भी जो जानकारियां निकलते जाएंगे। हो सकता है कुछ और भी ऐसे ट्रांजैक्शन की जानकारी मिले और उससे संबंधित जो दस्तावेज, उससे संबंधित जो सबूत हैं, अगर वो प्राप्त हो जाते हैं आज की छापेमारी में, तो निश्चित तौर पे वो छापेमारी और भी बड़ी हो सकती है। और कहा जा सकता है कि इस मामले में कई लोगों की गिरफ्तारियां भी संभव है। तो अभी शुरुआती तौर पर छापेमारी चल रही है, 12 से ज्यादा लोकेशन पर छापेमारी चल रही है। उसके बाद इस मामले पर आगे की जो कार्रवाई होगी वो देखना काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अभी तक एक ट्रांजैक्शन की जानकारी मिली जिसके आधार पर छापेमारी हो रही है, वो है 11 करोड़ 29 लाख। आगे देखते हैं इस मामले में और भी क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। और इस मामले में हमारे केंद्रीय जांच एजेंसी के हमारे जो सूत्र बता रहे हैं कि ये मामले की इस मामले में छापेमारी को काफी गुप्त रखा गया। इस मामले की कानो कान किसी को नहीं दी गई और आज सुबह में तकरीबन 6 बजे के लगभग में ये उन अधिकारियों के घर पे पहुंचे और उसके बाद आज छापेमारी की जा रही है। तो निश्चित तौर पे इस मामले की जो इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे दायरा बढ़ता जाएगा, इस मामले कई महत्वपूर्ण खुलासे होते चले जाएंगे। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसे जैसे ये जांच आगे बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे इस पूरे मामले में आप खुलासे होते जाएंगे, वैसे वैसे ये पूरा मामला और आगे बढ़ता चला जाएगा और इसमें कार्रवाई भी फिर देखने को मिल सकती है। आगे बढ़ते एक और खबर इस वक्त रायपुर से। नगर निगम चुनाव में 21 करोड़ दांव पर है, ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तमाम प्रत्याशियों के 21 करोड़ दांव पर लगे हुए हैं। 178 उम्मीदवारों ने अपनी दावेदारी वापस ली है। अब मैदान में 425 उम्मीदवार बचे हैं। सिर्फ 5 लाख खर्च
एक प्रत्याशी कर सकता है, ये सीमा भी तय है। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और जिस तरह से बताया जा रहा है, बड़ा चुनाव है, दिलचस्प चुनाव है, निकाय चुनाव, ये हमेशा से कहा जाता है कि जितना छोटा चुनाव होता है उतना दिलचस्प होता है, उतना क्रिस्पी होता है, उतना मजेदार होता है। तो निकाय चुनाव है, अब शहरी सत्ता चुनी जानी है, तो उस लिहाज से तैयारियां हैं। तो नगर निगम चुनाव में तकरीबन 21 करोड़ दांव पर लगे हुए हैं। तमाम प्रत्याशियों के अगर जो फंड है उसको मिलाया जाए तो 21 करोड़ रुपए होता है और वो अब कहीं ना कहीं दांव पर लगा हुआ है। 178 उम्मीदवारों ने अपनी दावेदारी वापस ले ली है और अब मैदान में 425 उम्मीदवार बचे हुए हैं। रायपुर का हम जिक्र कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जो चुनाव खर्च है वो भी तय है, उसका भी लिमिट है। आप 5 लाख रुपए ही खर्च कर पाएंगे अगर आप प्रत्याशी हैं। इससे ज्यादा का खर्चा होगा तो फिर वो काउंट होगा, उसे भी समझा जाएगा, उस पर भी फिर एक्शन लिया जाएगा। तो तमाम राजनीतिक दल अब उठापटक में जुटे हुए हैं। प्रदर्शन जो अभी तक अलग अलग मुद्दों को लेकर देखने को मिलते रहे, अब वे प्रदर्शन, वे मुद्दे चुनावी मुद्दों में तब्दील होते दिखाई दे रहे हैं और चुनाव प्रचार में वो कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। उन तमाम मुद्दों को भुनाने की कोशिश यहां पर प्रत्येक प्रत्याशी करता हुआ दिखाई दे रहा है। सत्ता पक्ष जहां विपक्ष या फिर पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा किए हुए कामों की नाकामी गिनाने का काम कर रही है, तो फिर विपक्ष सत्ता पक्ष के द्वारा किए हुए वादों को नाकाफी बता रहा है और उन वादों की जो कमी है, उनकी जो पूर्ति नहीं हो पाई है, उन्हें गिना रहा है। आज कमलनाथ कैबिनेट की अहम बैठक है जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। प्रदेश में खाद को लेकर मचे संग्राम पर सीएम कमलनाथ ने सख्ती से निपटने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अधिकारियों को अपने काम मुस्तैदी से करने की ताकीद भी दी गई है। आज कमलनाथ कैबिनेट की बैठक है जिसमें करीब 18 अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। मठ मंदिरों के लिए ट्रस्ट बनाए जाने के प्रस्ताव पर चर्चा होगी। महाकाल मंदिर की तर्ज पर दूसरे मठ मंदिरों में ट्रस्ट बनाने की तैयारी है। स्थायी कर्मियों की सेवानिवृत्ति की आयु को बढ़ाकर 62 साल करने का प्रस्ताव है। वहीं अतिथि विद्वानों की सेवाओं को जारी रखने के प्रस्ताव पर चर्चा होगी। साथ ही सप्लीमेंट्री बजट का प्रस्ताव भी पेश होगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सप्लीमेंट्री बजट आएगा। राज्य औद्योगिक क्षेत्र भवन और भूमि आवंटन नियम में संशोधन के प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी। एमपी में खाद को लेकर संग्राम मचा हुआ है। इसे लेकर खाद वितरण में लापरवाही पर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सख्ती दिखाई है। उन्होंने सभी कलेक्टर्स को निर्देश जारी कर कहा है कि खाद वितरण के काम को सर्वोच्च प्राथमिकता पर लें और किसी भी सूरत में खाद की कालाबाजारी नहीं होनी चाहिए। सीएम कमलनाथ मंत्रालय में जन अधिकार कार्यक्रम के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कलेक्टर्स से बात कर रहे थे। इस दौरान सीएम ने जिलों में खाद की समस्या की खबरों पर नाराजगी जाहिर की और कलेक्टर्स से इन्हें गंभीरता से लेने के निर्देश दिए। इसके अलावा सीएम कमलनाथ ने निर्देश दिए हैं कि समय पर धान की खरीदी और भुगतान हो। उन्हें ऐसी सड़कों की सूची भेजें जिससे लोग परेशान हो रहे हैं। इसी महीने वन अधिकार प्रकरणों का निराकरण पूरा किया जाए। सिर्फ शिकायतें जमा न करें बल्कि उनका समाधान भी करें। निराकरण के बगैर शिकायत बंद करने की संस्कृति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीएम कमलनाथ ने बड़वानी के पाटी जनपद के सीईओ को शिकायतकर्ता की शिकायत को झूठी बताने की रिपोर्ट देने पर तत्काल निलंबित करने के भी निर्देश दिए हैं। इसी मामले में रोजगार सहायक की सेवा समाप्त की गई है और पंचायत सचिव एवं सहायक इंजीनियर को निलंबित किया गया है। इसके अलावा
भोपाल के वार्ड नंबर 48 के शिकायतकर्ता रविंद्र कुमार यादव के मामले में बिल्डर के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। कुल मिलाकर सीएम कमलनाथ ने अधिकारियों को मुस्तैदी से काम करने के निर्देश दिए हैं। न्यूज 18 के लिए भोपाल से शरद श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। सीएम कमलनाथ और पूर्व सीएम शिवराज के बीच ट्विटर वार शुरू हो चुका है। कमलनाथ ने ट्वीट कर यूरिया की शॉर्टेज के लिए केंद्र पर निशाना साधा था। ट्वीट में लिखा था कि मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र से 18 लाख मीट्रिक टन यूरिया की मांग की थी, लेकिन केंद्र सरकार ने यूरिया के कोटे में कमी कर दी। बीजेपी अगर किसानों की सच्ची हितैषी है तो इस मुद्दे पर राजनीति करने की जगह केंद्र पर दबाव डालकर यूरिया की आपूर्ति सुनिश्चित कर पाए। इस ट्वीट के बाद पूर्व सीएम शिवराज ने ट्विटर पर की सीएम कमलनाथ को जवाब दिया। शिवराज ने ट्वीट किया कि कमलनाथ जी, आपकी सरकार प्रदेश में यूरिया की व्यवस्था करने में पूरी तरह से विफल रही है। कृपया अपनी असफलता का ठीकरा और कहीं न फोड़ें। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, एक तरफ यूरिया को लेकर वार ट्विटर चल रहा है, दूसरी तरफ विरोध प्रदर्शनों का दौर जारी है और उन सब मसलों के इतर जब आज कैबिनेट की बैठक होनी है तो कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे रहेंगे जो अहम नजर आते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से यूरिया को लेकर प्रदेश में हालात बने हुए हैं और खुद मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कल बैठक कर सब कलेक्टरों से फीडबैक लिया था, उसके बाद आज कैबिनेट की बैठक में भी यूरिया का मुद्दा जोर शोर के साथ उठ सकता है। किस तरह की व्यवस्थाएं करना है, केंद्र से जो यूरिया की कमी हो रही है उसको लेकर किस तरीके से आगे बात को बढ़ानी है। खबर इस बात को लेकर भी है कि मुख्यमंत्री कमलनाथ 14 दिसंबर को दिल्ली जा सकते हैं, जहां पर वो केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे और प्रदेश के कोटे के यूरिया को लेकर भी चर्चा की जाएगी। इसके अलावा यदि हम आज होने वाली कैबिनेट की बात करें तो उद्योगों के लिए सरकार एक बड़ा फैसला करने जा रही है, जिसके तहत भूमि और जो भवन निर्माण प्रबंधन नियम है उसमें सरकार बदलाव करने की तैयारी में। इसके तहत जो उद्योग है उनके लिए जमीन के जो 75% शुल्क होता है उसमें राहत देने का काम होगा। सरकार 1 हेक्टेयर तक जमीन उद्योगों को देने का प्रस्ताव पर आज अपनी मुहर लगा सकती है। इसके अलावा कमलनाथ सरकार के सत्ता में आने के बाद जो दैनिक वेतन भोगियों को स्थायी कर्मी बनाया गया था, उनके रिटायरमेंट की उम्र 60 साल से बढ़ाकर 62 साल करने का प्रस्ताव पर आज मुहर लग सकती है। इसके अलावा सरकार 2 ACS के नए पदों को मंजूरी आज कैबिनेट की बैठक में दे सकती है। कुल मिलाकर 1.5 दर्जन प्रस्ताव हैं जिन पर आज कैबिनेट की बैठक में चर्चा होगी और सबसे अहम मुद्दा ये भी है कि आगामी विधानसभा के जो सत्र में सरकार का सप्लीमेंट्री बजट पेश होना है, वो सप्लीमेंट्री बजट को भी आज कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी जा सकती है। बताया जा रहा है 5 से 7 हजार करोड़ रुपए का सप्लीमेंट्री बजट होगा, जिसमें किसान कर्ज माफी के अलावा प्रदेश में विकास की योजनाओं को लेकर राशि दिए जाने का प्रावधान होगा। तो कुल मिलाकर आज होने वाली कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्ताव होंगे जिन पर मंत्रिमंडल चर्चा करेगी। बिल्कुल, तो ये महत्वपूर्ण ऐसे मसले हैं जो कहीं ना कहीं आज बैठक में रहने वाले हैं। लेकिन खाद को लेकर जिस तरह की किल्लत की खबरें निकलकर सामने आ रही है, जिस तरह से वार प्रतिवार को रहा है, बयान पर पलटवार को रहा है, उन सब को लेकर भी क्या कैबिनेट बैठक में या औपचारिक बैठक में कोई चर्चा हो सकती है? देखिए, मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पहले ही निर्देश दिए थे कि यूरिया की आपूर्ति को लेकर पूरी तरीके से व्यवस्थाएं बनाई जाएं। कृषि मंत्री सचिन यादव को जिम्मेदारी दी गई थी कि हर दिन इसकी मॉनिटरिंग की जाए और कहीं पर भी आपूर्ति को लेकर किसी तरह के हालात नहीं बिगड़ना चाहिए। लेकिन चाहे विदिशा की बात हो या दूसरे जिलों की बात हो, जिस तरीके से यूरिया की कमी को लेकर किसानों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं और कई जगह पर यूरिया को लूटने की कोशिशें करते हुए किसान नजर आए, तो ऐसे में आज कैबिनेट की बैठक में भी यूरिया की कमी का मुद्दा जरूर उठ सकता है और इस पूरे मामले को लेकर क्या नई प्लानिंग सरकार करने जा रही है, किस तरीके से आपूर्ति व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाएगा, कितना यूरिया मध्य प्रदेश के पास मौजूद है और किस तरीके से उसका वितरण होगा और केंद्र से कितनी आपूर्ति अभी होना बाकी है, इन तमाम मुद्दों को लेकर भी कैबिनेट की बैठक में चर्चा हो सकती है। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि हमारे सहयोगी अनुराग बता रखे हैं कि काफ़ी महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है और कई महत्वपूर्ण ऐसे मुद्दे हैं जिन पर कैबिनेट में चर्चा होगी।
चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।